इजराइल कैसे बना, इसे बनाने वाले कौन थे और इजराइल बनाने के लिए फिलिस्तीन को ही क्यों चुना गया? साइनिस्ट कौन है? यहूदी और साइनिस्ट में क्या फर्क है और साइनिस्ट का इजराइल से क्या ताल्लुक है? यहूदियों और हजरत इब्राहिम का क्या रिश्ता है? यहूदी किस इस्लामी किताब को मानते हैं और यहूदियों का ताल्लुक कौन सी कौम से है? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट में दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले जाकर देखें और फिर यहीं से इसे कंटिन्यू करें, सब समझ आ जाएगा। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे इजराइल की आजादी के अगले ही दिन उस पर कौन से 5 मुल्कों ने हमला कर दिया। हमास, हिजबुल्लाह, बशारुल असद, ये सब कौन है? ईरान और इजराइल की क्या लड़ाई है? इजराइल आज तक कुल कितनी जंगें लड़ चुका है और हर जंग वो हारते हारते अचानक कैसे जीत जाता है? और सबसे अहम सवाल, आखिर इजराइल का क्या होगा और फिलिस्तीनियों पर यह जुल्म कब बंद होगा? तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 14 मई 1948 साइनिस्ट लीडर डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के बनने का ऐलान किया और इस ऐलान के होते ही इजराइल के साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी न सोचा था। इस ऐलान के 24 घंटे के अंदर 5 अरब मुल्कों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब इजराइल को बने तो अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था, तो उसके पास न तो ट्रेन की हुई फौज थी, न जंगी जहाज और न ही हथियार। तो फिर वो ये जंग कैसे जीत? यहूदियों को पता था कि उन्होंने जो किया है उससे आज नहीं तो कल ये दिन आएगा और उनको जंग लड़नी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने पहले ही यूरोप से हथियार खरीद रखे थे, जिससे उन्होंने अपनी फौज को मजबूत किया। शुरुआत में तो अरब फौजी आगे बढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इजराइल ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही महीनों में इजराइल ने अरबों पर बर्तरी हासिल कर ली। आखिरकार 20 जुलाई 1949 को इस जंग का सीज फायर हुआ और तब तक इजराइल ये जंग जीत चुका था और उसने फिलिस्तीन का 78% इलाका हथिया लिया था। वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जॉर्डन के हाथ आया, जबकि गाजा की पट्टी मिस्र के हिस्से आई और तब दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन का नामो निशान पूरी तरह मिट चुका था। इस जंग के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग अपने घर छोड़कर रिफ्यूजी बन गए। ये दिन फिलिस्तीन की हिस्ट्री में नकबा यानी तबाही के दिन के नाम से याद किया जाता है। 1956 में मिस्र के लीडर गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर को नेशनलाइज कर लिया, जो पहले ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों के कंट्रोल में थी। इस पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला करने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब इजराइल ने ओपनली अपनी मिलिट्री पावर दुनिया को दिखाई। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिस्र पर अटैक किया, लेकिन अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के दबाव पर जंग को रोक दिया गया और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। 5 जून 1967 को मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक इजराइल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक तौर पर और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इस बार इजराइल ने यह लड़ाई सिर्फ 6 दिनों में जीत ली और अरबों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने पूरे इलाके का माहौल बदल कर रख दिया। अब इजराइल पूरी तरह फिलिस्तीन को हड़प चुका था और अरब मुल्क कुछ भी नहीं कर सके। अरब इजराइल से हर हाल में बदला लेना चाहते थे। इस बार उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि इजराइल को भनक तक न लगी। 6 अक्टूबर 1973 को जब इजराइल अपना सबसे मुकद्दस दिन यौम किप्पुर मना रहा था, मिस्र ने सिनाई और सीरिया ने गोलान हाइट्स पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन अरब फौजें आगे बढ़ने में कामयाब रहीं, लेकिन इजराइल ने अमेरिका की मदद से जल्दी ही अपनी पोजीशन संभाल ली। ये जंग 18 दिन तक चली, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। आखिर में अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के दबाव पर जंग रोक दी गई। इजराइल जमीन पर यह जंग हार चुका था, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी और अमेरिका की सपोर्ट से वो इस हार से बच गया, जिससे अरब मुल्कों को समझ आ गया कि इजराइल को सिर्फ जंग से नहीं, डिप्लोमेटिकली भी हराना पड़ेगा। इसी दौरान 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ईरान, जो पहले अमेरिका का करीबी साथी था, वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गया। ईरानी लोग अपने बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी की वेस्टर्न पॉलिसीज और इजराइल अमेरिका की दोस्ती से नाराज थे। आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में लोग शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और आखिरकार शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। नई हुकूमत ने सबसे पहला काम ये किया कि इजराइल से सारे ताल्लुकात तोड़ दिए
और ईरान ने इजराइल को दुश्मन करार दे दिया। ईरान का कहना था इजराइल एक नाजायज मुल्क है जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके बना है और इजराइल का खात्मा अब ईरान की आइडियोलॉजी का हिस्सा बन गया। ये पहली बार था जब किसी मुल्क ने इतनी ओपनली इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया था। इसके बाद ईरान ने फिलिस्तीनी ग्रुप्स और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले मिलिशियाज की खुलकर हिमायत शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। ईरान में इस्लामी हुकूमत आने के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल के दुश्मन और बढ़ गए। इसी दौरान 1982 में एक और जंग हुई जिसे लेबनान वॉर कहा जाता है। इस जंग की वजह ये बनी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने लेबनान की सरहद से इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिए। इजराइल ने जवाब में 6 जून 1982 को लेबनान पर हमला कर दिया। इस जंग में इजराइल बैरूत तक पहुंच गया और PLO के मजबूत ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इस जंग ने एक नया खिलाड़ी सामने लाया, हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की मदद से बना था। हिजबुल्लाह धीरे धीरे इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 फौजी अगवा कर लिए और बॉर्डर पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में इजराइल ने एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसे लोग 2006 लेबनान वॉर के नाम से जानते हैं। ये जंग 34 दिन तक चली, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर तक रॉकेट बरसाए, जबकि इजराइल ने लेबनान में भारी एयर स्ट्राइक्स की। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल अपने मकसद हासिल नहीं कर सका। हिजबुल्लाह लड़ते लड़ते अब मिडिल ईस्ट की एक ताकतवर ताकत बन चुका था। ये जंग इस बात का सबूत थी कि ईरान का असर सिर्फ ईरान तक नहीं, बल्कि इजराइल की सरहद तक पहुंच चुका था। लेबनान वॉर के बाद इजराइल और ईरान की दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हुआ। 2010 के बाद पूरा मिडिल ईस्ट प्रॉक्सी वॉर्स का एक बैटलफील्ड बन गया। ईरान ने अपने असर को सीरिया, इराक, लेबनान और यमन तक फैलाना शुरू किया। हर जगह ईरान समर्थित ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो गए। सीरिया में ईरान ने बशार उल असद को समर्थन दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह को और मजबूत किया और गाजा में हमास को भी मदद देने लगा। 2010 के बाद ईरान और इजराइल की प्रॉक्सी वॉर्स जारी रहीं, लेकिन 2020 से 2023 के दरमियान ये दुश्मनी एक नए लेवल पर पहुंच गई। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे इजराइल को बड़ा खतरा महसूस होने लगा। इस दौरान इजराइल ने ईरान के अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साइबर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स और गुप्त ऑपरेशंस भी तेज हो गए। इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका था और इस बेचैनी का अंजाम 13 अप्रैल 2024 को हुआ, जब इजराइल ने पहली बार सीधे ईरान के अंदर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। ये हमले ईरान की कुछ संवेदनशील मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किए गए। इजराइल के हमले के बाद ईरानी हुकूमत ने फौरन जवाब देने का फैसला किया और 19 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अपनी मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम रखा अहद-ए-सादिक दोम। इस जंग को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि 13 जून 2025 को एक बार फिर दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। 13 जून 2025 की रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये हमला काफी बड़ा था। इसमें ईरान के अहम मिलिट्री टारगेट्स को ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब तारीख बदलने से पहले ही दे दिया और सिर्फ 18 घंटे बाद 13 जून 2025 की रात को ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया और मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जारी थी कि 21 जून 2025 को अमेरिका ने सीन में एंट्री लेते हुए ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बमों और सबमरीन से छोड़े गए टॉमहॉक मिसाइलों से तबाही मचा दी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करना। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने 23 जून 2025 को पहली बार कतर में मौजूद अमरीकी एयर बेस पर मिसाइलों से जवाबी हमला कर दिया। ईरान के अमरीकी बेसिस पर हमले से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर ये मामला जल्द न रोका गया तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो सकती थी और इसी वजह से इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी समझा जा रहा था। तो 11 दिन मुसलसल तनाव के बाद आखिरकार 24 जून 2025 को अमेरिका और कई दूसरी देशों की दखलंदाजी से ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल एक हारी हुई लड़ाई अमेरिका की वजह से हारने से बच गया, वरना फिलिस्तीन की इजराइल से आजादी करीब थी। और हमेशा की तरह इस लड़ाई ने यह भी साबित कर दिया कि अगर इजराइल को इन बड़ी ताकतों की मदद न मिले तो वो मच्छर के पर से ज्यादा कुछ भी नहीं।
फिलिस्तीनियों को उनका घर वापस कब मिलेगा और इसके लिए मजीद कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।